हेलो, वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। इस सेशन में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे और उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, क्योंकि आज ही जो है इसरो ने अपना 100वां फ्लाइट पूरा किया है और भी कई सारे न्यूज है। तो शुरू से अंत तक बने रहिए और इस सेशन के बाद आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसके एप्लीकेशन से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं और पर डे आपके स्टडी में ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको पर डे करंट अफेयर करना ही करना है, क्योंकि आज जो भी आप एग्जाम उल्टा के देख लीजिए, चाहे वो यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, सब में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है। करंट अफेयर सिर्फ आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपके आंसर राइटिंग में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर दिन का एक टारगेट रखिए कि एक पूरा करंट अफेयर का सेशन हमको कंप्लीट करना है और साथ में नोट्स लेकर बैठिए। नोट्स आप जो है साथ साथ ही बनाए कीजिए। ठीक है, तो आइए करंट अफेयर सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, डीपसीक नामक मोबाइल एप्लीकेशन के फाउंडर कौन है? अभी पूरे दुनिया में आप सुन रहे होंगे कि डीपसीक का चर्चा हो रहा है। क्या है ये डीपसीक? तो इससे पहले हम लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज करते थे। चैट जीपीटी में क्या होता था, कुछ भी टाइप करके कोई प्रश्न भेजते थे तो उधर से रिप्लाई आता था, और रिप्लाई के साथ साथ और क्या चीज जरूरी है आपके प्रश्न के आधार पे, आपके पिछले पूछे गए प्रश्न के आधार पे वो भी सजेशन दिया जाता था। ठीक है, तो चैट जीपीटी बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन था, लेकिन चाइना ने जो है डीपसीक एप्लीकेशन बना लिया है। ठीक है, डीपसीक एप्लीकेशन भी बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा ही काम कर रहा है। फर्क कितना है कि जो चैट जीपीटी है पहले वाला, वो अमेरिका का बनाया हुआ है। ठीक है, और जो डीपसीक है वो चाइना के इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। तो डीपसीक मोबाइल एप्लीकेशन के फाउंडर कौन है? तो वो है लियान वेनफेंग। ठीक है, लियान वेनफेंग ने जो है डीपसीक बनाया है। ठीक है, और जो चैट जीपीटी है डीपसीक बनाया है, और सैम अल्टमैन ने क्या किया है? चैट जीपीटी बनाया है। तो चैट जीपीटी जानते हैं जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा यूज यदि देखना है तो दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करके देख सकते हैं। डीपसीक इतना ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन बन गया है कि अमेरिका में पिछले एक सप्ताह में सबसे ज्यादा जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया गया है। तो बहुत ही खास है, आप पर्सनली इसको यूज करके चैट जीपीटी वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है, तो डीपसीक कहाँ का है? ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। दोनों में जो है बेसिक अंतर है। दोनों में क्या है बेसिक अंतर? चैट जीपीटी को बनाने में, चैट जीपीटी को किसने बनाया है? तो अमेरिका ने बनाया है। ठीक है, चैट जीपीटी और डीपसीक में थोड़ा सा एक बेसिक अंतर देख लेते हैं। चैट जीपीटी और डीपसीक। ठीक है, चैट जीपीटी को किसने बनाया है? यूनाइटेड स्टेट्स के इंजीनियर सैम अल्टमैन ने। ठीक है, और इसको किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। इसको बनाने के लिए 2000 इंप्लॉय लगे थे और इसको बनाने के लिए मात्र 200 इंप्लॉय लगा है। इसको बनाने के लिए $20 बिलियन लगा था। ठीक है, और इसको बनाने के लिए मात्र $6 मिलियन लगा है। ठीक है, तो इसलिए चाइना जो है आज के डेट में अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और आप देख रहे होंगे कि अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वो भी धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ जा रहा है डीपसीक के वजह से पिछले एक सप्ताह में। तो आपको याद रखना है कि डीपसीक कहां का एप्लीकेशन है? चाइना का है, और बनाया कौन है? लियांग वेनफेंग ने। ठीक है, और चैट जीपीटी को सैम अल्टमैन ने बनाया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये डीपसीक है। डीपसीक के फाउंडर जो है लियांग वेनफेंग, चाइना के एक इंजीनियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एचएसबीसी हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन से भारतीय? ये रिवीजन क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है। हुरन का जो संस्था है वो जो है टाइम टू टाइम प्रकाशित करते रहती है किसके पास कितना पैसा है, कौन रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ है, कौन रिचेस्ट पर्सन ऑफ जो है कंट्री है। तो इसके मामले में जो है अपने स्तर पे शोध करता है। तो एचएसबीसी, हांगकांग एंड संघाई बैंक ऑफ चाइना और हुरन दोनों ने मिल करके जो ग्लोबल इंडिया लिस्ट जो है तैयार किया है, और इसमें पहले स्थान पे किसको दिया गया है? सत्य नडेला को। ठीक है, सत्य नडेला। सत्य नडेला किस संस्था को चला रहे हैं? वर्तमान में किस संस्था को लीड कर रहे हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट को। ठीक है,
सुंदर पिचाई भी जो है इंडियन है। किस संस्था को अभी लीड कर रहे हैं? गूगल को। ठीक है, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट। याद रखिएगा इस चीज को, कभी कभी पेरेंट कंपनी का नाम भी पूछ दिया जाता है, किसका पेरेंट कंपनी का क्या नाम है। सो गूगल का जो मेन कंपनी है वो अल्फाबेट। ठीक है, और उसको लीड करने वाला कौन है? इंडियन है, सुंदर पिचाई है। सत्य नाडेला किसको लीड कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट को। इसी तरह से फेसबुक भी जो है अपना नाम चेंज कर लिया। फेसबुक का जो नया नाम है वो क्या कहलाता है? मेटा कहलाता है। ठीक है, तो हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट में पहले स्थान पे कौन है? सत्य नडेला है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इंडियंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं सत्य नडेला, सुंदर पिचाई। थर्ड में है नील मोहन, यूट्यूब को लीड कर रहे हैं। थॉमस कुरियन, गूगल क्लाउड को। शांतनु नारायण, एडोब को। एडोब का जो फोटोशॉप वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं उस कंपनी को चलाने वाला भी शांतनु नारायण है, जो कि एक इंडियन है। ठीक है, इसी तरह से आईबीएम में अभी अरविंद कृष्णा है, हनीवेल में विमल कपूर है, स्ट्राइकर में केविन लोब है। तो ऐसे करके पूरे इंडियन जो है, ये इंडियन का सॉफ्ट पावर है कि हर कंपनी में, हर बड़े कंपनी को अभी हेड करने वाला कौन है? इंडियन है। तो भारत और पाकिस्तान में यही एक बेसिक फर्क हो गया है। भारत के लोग क्या कर रहे हैं? वो हेड बन रहे हैं, वो चीफ बन रहे हैं कंपनी के, और पाकिस्तान के भी लोग चीफ बन रहे हैं। ठीक है, कहाँ के? तो जैसे मोहम्मद, ISI, सबके जो चीफ है वो पाकिस्तान के रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैनल तैयार किया गया था, उस पैनल के हिसाब से जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो झांकी था उसका जो थीम था, ठीक है, वो था महाकुंभ 2025। ठीक है, महाकुंभ 2025 ये थीम था उत्तर प्रदेश के झांकी का। तो 76वें गणतंत्र दिवस से जरूरी कुछ और बातें हैं, जैसे जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन थे? चीफ गेस्ट थे प्रोबो शुभियंतो। ठीक है, कहां के थे ये? इंडोनेशिया के। ठीक है, इस वाले में भी इंडोनेशिया के थे, 76 में भी, और फर्स्ट गणतंत्र दिवस के दिन भी जो है इंडोनेशिया के ही थे। कौन थे ये? सुकर्नो। ठीक है, प्रेसिडेंट थे उस टाइम में इंडोनेशिया के सुकर्नो। पहले गणतंत्र दिवस के दिन भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे, और 76वें गणतंत्र दिवस के दिन भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। अभी वर्तमान में कौन है? प्रोबो शुभियंतो है। ठीक है, तो हर साल की तरह जो है इस साल भी कई झांकियां निकाली गई। तो पॉपुलर कैटेगरी, सबसे जो मेन जिसको अवार्ड मिला, सबसे अच्छा लगा देखने में पैनल के हिसाब से, वो उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक पोलिंग भी शुरू कर दिया था कि लोगों को किसका झांकी पसंद आया। ठीक है, तो पॉपुलर चॉइस में जो है गुजरात के झांकी को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो है जम्मू कश्मीर को दिया गया 76वें गणतंत्र दिवस का। जरूरी कुछ और फैक्ट सब है, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश झांकी को पहले स्थान पे, त्रिपुरा की झांकी को दूसरे स्थान पे, और आंध्र प्रदेश की झांकी को है तीसरे स्थान पे दिया गया। आंध्र प्रदेश के झांकी में आप देखे होंगे जो इको फ्रेंडली जो लकड़ी का खिलौना है वहां पे बनता है, वहां का जो लोकल कारीगरी है उस चीज को दर्शाया गया था झांकी में। ठीक है, और त्रिपुरा के झांकी में जो है खर्ची पूजा जो लोकल डाइटीज है उनको दिखाया गया था उनके झांकी में। उत्तर प्रदेश में देखिए महाकुंभ को दिखाया गया था, जिस तरह से आयोजन हो रहा है उस आयोजन को दिखाया गया था। ठीक है, और बेस्ट जो मार्च किया गया सेना के द्वारा, अलग अलग सेना समूह के द्वारा, तो बेस्ट मार्चिंग में जो है किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर राइफल्स को। ठीक है, पॉपुलर चॉइस में पूछेगा कि लोगों के द्वारा जो है किस झांकी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया, तो आंसर होगा गुजरात के झांकी को। ठीक है, गुजरात के झांकी को पीपल चॉइस के द्वारा इन लोगों को लिए भी जो है वोटिंग शुरू कर दिया था, पोलिंग शुरू कर दिया गया था कि लोग अपना जो भी पसंद है जिसको वो उसको वोट दे करके अपना पसंद बता सकते हैं। ठीक है, और सरकार की तरफ से जो पैनल डिसाइड किया है वो उत्तर प्रदेश को। तो दोनों याद रखिएगा और प्रश्न के हिसाब से ही जो है आप टिक मार सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का झांकी है, देख सकते हैं किस तरह से महाकुंभ को दर्शाया गया है, जो समुद्र मंथन वगैरह हुआ था उस बारे में बताया गया है। और ये जो है
ये है गुजरात की झांकी को, जो समरसता, एकता, इस सब के प्रतीक के रूप में जो है विरासत और संस्कृति को दर्शाया गया था गुजरात की झांकी में। उसको दिखाया गया कि किस तरह से हम अपने संस्कृति को भी सहेज कर रखे हुए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एसर रिपोर्ट 2024 का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, एसर रिपोर्ट या इसको असर रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको असर रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक, असर रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा से, जो रूरल एजुकेशन है, ठीक है, रूरल एजुकेशन है, उससे संबंधित है। तो हर साल जो है पूरे शिक्षा का क्या स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में, उन सब का अध्ययन किया जाता है। और सरकार इस चीज को ये रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करती है। ऐसे रिपोर्ट जो है ये एक एनजीओ के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसका नाम है प्रथम फाउंडेशन। ठीक है, प्रथम फाउंडेशन ये एनजीओ है और ये जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मुंबई बेस्ड एनजीओ है, काम करता है और शिक्षा के क्षेत्र में जो है अपना रिसर्च वगैरह करता है। तो इसके हिसाब से जो है एक बहुत अच्छा रिपोर्ट में बात कहा गया है कि कोरोना टाइम में क्या हुआ था। तो सब कुछ लगभग शिक्षा में बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिला था कोरोना टाइम में, क्योंकि लोग ऑफलाइन आना नहीं चाहते थे और सारे स्कूल्स वगैरह को बंद करना पड़ा था इस डिजीज के कारण। लेकिन अब धीरे धीरे जो है रिकवरी हो रही है। 2018 से लेकर के 2024 तक का जो डाटा दिया गया है इस रिपोर्ट में, उसमें 2018 से 2024 तक में जो है 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है एलिमेंट्री एजुकेशन में, प्रारंभिक शिक्षा में। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में, एलिमेंट्री एजुकेशन में। और कोरोना आने की वजह से जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। क्रांतिकारी परिवर्तन ये कि जो मोबाइल एजुकेशन है, ठीक है, ऐसा रिपोर्ट 605 डिस्ट्रिक्ट में 17,997 विलेज में और 6,49,491 चिल्ड्रंस का इसमें इस रिपोर्ट में ये किया गया। ठीक है, रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया है? तो इस रिपोर्ट में दर्शाया गया कि स्मार्टफोन एक्सेस कितने लोगों के पास है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 14 से 16 साल के बच्चे में, जो एज ग्रुप है 14 से 16 साल, उसमें 90% बच्चे के पास जो है मोबाइल फोन का एक्सेस है। मतलब हो सकता है आप खुद का हो या पेरेंट्स का हो, लेकिन मोबाइल फोन एक्सेस है 90% लोगों के पास, 90% बच्चों के पास। ठीक है, जिसमें से ऑनरशिप की अगर बात करें कि किस के पास, कितने परसेंट के पास अपना फोन है, तो 27% जो 14 साल के लड़के हैं उनके पास जो है अपना स्मार्टफोन है। इसमें से 82% के लोग जो है चिल्ड्रन स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, और जिसमें 57% शिक्षा के लिए और 76% लोग सोशल मीडिया के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक डाटा दिया गया है, ऐसे रिपोर्ट दिया गया है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि लोग ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि लोगों के पास स्मार्टफोन एक्सेस है। ठीक है, यदि स्मार्टफोन बहुत ज्यादा महंगा रहता या फिर डाटा महंगा रहता तो फिर भारत में इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं थी। लेकिन वर्तमान सरकार भी जो है इस दिशा में कई सारे नियम कानून बनाई है और कई सारी कंपनियां भी डाटा को सस्ता करवाने में लगी हुई है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है स्मार्टफोन का एक्सेस बढ़ा है। डिजिटल लिटरेसी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा प्रसारित हुई है। ठीक है, तो ये कोरोना का एक एडवांटेज कहा जा सकता है कि जो डिजिटल लिटरेसी जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए उसकी 10 गुनी रफ्तार से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, जनवरी 2025 में इसरो के 100वें लॉन्च में किस सैटेलाइट को ले जाया गया? ठीक है, तो 2025 का इसरो का जो है ये लॉन्च था और इसमें जो है जिस सैटेलाइट को ले जाया गया है वो है NBS-02 सैटेलाइट। ठीक है, इसरो की अगर हम बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और वर्तमान में जो चीफ है, मुखिया हैं, कौन है इसके? वी नारायण। ठीक है, वी नारायण अभी हाल ही में जो है वी नारायण जो है इसरो के प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। जो पहला जो टेस्ट हुआ था 1963 के दौरान, एक तस्वीर जो है काफी वायरल हुई थी और आज के दिन भी वायरल हो रही है।
वो है कि किस तरह से साइकिल पे जो है उस रॉकेट के पार्ट्स को ले जाया गया, ठीक है, और एक चर्च से जाकर के इसका परीक्षण किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साइकिल से किस तरह से पार्ट्स करके जो है वो ले जाया गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। और फिर जाके एक चर्च से इसको लॉन्च किया गया, 1963 की बात है। तो तब से लेकर के आज तक में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। 1979 में जो है पहला कॉमर्शियल जो है लॉन्च किया गया था, पहली बार जो है तो सक्सेस हुआ था, जब हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो है ये चीफ थे इसरो के जो चीफ थे, ठीक है। उस टाइम में जो है पहला सक्सेसफुल लॉन्च किया गया था। तब से लेकर के आज तक कई सारी चीजें बदली है इसरो में, और इस बार जो था वो 100वां लॉन्च था, ठीक है, 100वां लॉन्च था। NBS-2 सैटेलाइट को जो है ले जाया गया है। ये सैटेलाइट जो है भारत का जो अपना नेविगेशन सिस्टम है, जिसको हम लोग नाविक के नाम से जानते हैं, ठीक है, नाविक के नाम से जानते हैं, उस सीरीज का था। नाविक सीरीज में क्या है, 7 सैटेलाइट को स्थापित करना है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जिसमें से ये दूसरा सैटेलाइट था NBS-2, ठीक है, दूसरा सैटेलाइट था। नाविक क्या है, जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। जैसे आप गूगल मैप वगैरह से जो GPS का यूज करते हैं, तो क्या है, नेविगेशन सिस्टम है कि कोई जगह कहाँ पे है, आप कहाँ पे खड़े हैं, या कोई पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पे, इस चीज को बताने के लिए, ठीक है। तो भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नाविक। ये मैरीटाइम को भी बूस्ट करता है, यानी कि जल में भी यदि कोई नौका वाहन कर रहा है या मछली पकड़ने के लिए कोई मछुआरा जा रहा है, तो वो भी जो है इसको इजीली यूज कर सकता है, और भारत में जो लोग रह रहे हैं इसको यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये लैंड नेविगेशन और मैरीटाइम नेविगेशन दोनों को जो है संचालित करता है नाविक के द्वारा। इसमें 7 सैटेलाइट छोड़े जाने थे, जिसमें से NBS-2 दूसरा सैटेलाइट था, ठीक है। और ये इसलिए इतिहास बन गया क्योंकि इसरो का ये 100वां लॉन्च है, ठीक है। तो इसरो के स्थापना से लेकर के आज तक जो है इस 100वें लॉन्च में लगभग 558 सैटेलाइट को जो है ले जाया गया, और जिसमें से 400 प्लस सैटेलाइट जो है दूसरे देश के थे, ठीक है, दूसरे देश के थे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत जो है जितने भी छोटे छोटे देश हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है कि आप जो है सिर्फ सैटेलाइट बनाने पे ध्यान दीजिए, उसको कक्षा में स्थापित करने का काम हमारा है। और भारत शुरू से ही जो है एक प्लेटफॉर्म विकसित करता आया है, तो इस फील्ड में भारत का मास्टरी है। खुद के डेवलपमेंट में भी भारत सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, लेकिन शुरुआती जो इसरो का हुआ था इस थीम के साथ हुआ था कि हम छोटे छोटे देश को इनेबल करेंगे, उनको सशक्त करेंगे, ठीक है, और जो कैरियर होगा हमारा उस चीज में जो है उनको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। हम अपने कैरियर से जो है उनके सैटेलाइट को पहुंचाएंगे, और इस मिशन में जो है इसरो सफल रहा है आज तक। आने वाले समय में जो है भारत अपना गगनयान भेजने वाला है। इसके साथ ही 2035 तक जो है भारत सरकार का टारगेट, इसरो का टारगेट क्या है, भारत अंतरिक्ष स्टेशन का। 2035 तक जो है अंतरिक्ष में जो है भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, ठीक है। अभी वर्तमान में एक ही स्टेशन है ISS करके, जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉन्च था ये 100वां लॉन्च था इसरो का, ठीक। चलिए, UNRW की स्थापना किस वर्ष हुई है, ठीक है। तो UNRW पिछले 2 दिन से न्यूज में चल रहा है। तो पहले UNRW की स्थापना 1949 में हुई है। UNRW है क्या, UNRWA क्या है, ये यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी, रिलीफ वर्क एजेंसी, ठीक है। और मेनली ये किसके लिए था, पैलेस्टाइन के लिए। मेनली इसको बनाया गया था पैलेस्टाइन के लिए। रिलीफ मतलब राहत कार्य पहुंचाने के लिए, जो मानवीय जो कार्य है इसमें क्या क्या है, जैसे कि फूड वगैरह हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित चीजें हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजों को जो है उन इलाकों में पहुंचाया जाता था इस संस्था के द्वारा जो युद्धग्रस्त है, अभावग्रस्त है काफी ज्यादा, और मेनली इसका फोकस एरिया था पैलेस्टाइन, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर बनाया गया था, हेड क्वार्टर था अम्मान में, अम्मान है जॉर्डान में, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है गाजा में था। न्यूज में क्यों है, क्योंकि इजराइल ने जो है अनाउंस किया है कि 30 जनवरी तक जो है UNRW को पूरा का पूरा जो भी वेस्ट बैंक कंट्रोल में है इजराइल के, वहां से खाली करना पड़ेगा।
और वेस्ट बैंक में और गाजा में बिना इजराइल के सहायता से वहां पे काम करना इम्पॉसिबल है। तो एक तरह से इजराइल का आदेश है कि पूरे इलाके को ये संस्था खाली करे, वहां पे जो भी कदम उठाने होंगे वो इजराइल के द्वारा उठाए होंगे। तो जितने भी ऑफिशियल्स है यूएनआरडब्ल्यू के वहां पे रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं किस तरह से मानवीय कार्य को पहुंचाया जा रहा है। एक बार मैप देख लीजिए इजराइल का, जितना भी येलो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये क्या है, इजराइल है। ठीक है, और ये जो है, ये जो एक छोटा पट्टीनुमा संरचना देख रहे हैं ये है गाजा। ठीक है, गाजा पट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ ही ये जो है वेस्ट बैंक है। ठीक है, वेस्ट बैंक है जो फिलिस्तीन पैलेस्टाइन जिसको कहा जाता है, ये भी पैलेस्टाइन का ही एरिया है। तो इस वाले में जो यरूशलेम वगैरह का जो इलाका है यरूशलेम का, वहां पे जो है इजराइल के कंट्रोल में है और वहीं के इलाके को जो है यूएनआरडब्ल्यू से खाली करवाने की बात कही गई है। तो ये डेडलाइन दे दिया गया है 30 जनवरी तक जो है यूएनआरडब्ल्यू को इस पूरे इलाके को खाली करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंट्रोल है, जो भी सहायता दी जानी है अब वो इजराइल पे है। और दूसरा किसी भी रास्ते से जो है नहीं जाया जा सकता, क्योंकि इजिप्ट का रास्ता भी इजराइल ने बंद करके रखा है, वहां पे इसकी अपनी सेनाएं हैं। ठीक है, तो अब आगे भविष्य में देखना है कि किस तरह से जो है वहां पे गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक में जो मानवीय कार्य पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जनजाति महोत्सव नगोबा यात्रा का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, नगोबा यात्रा जनजाति महोत्सव है ये, और ये जो है तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के जो सीएम है कौन? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा है। 2 जून 2014 को जो है ये अलग हो गया था। ठीक है, 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था और 10 साल के लिए इसका जो ज्वाइंट कैपिटल था वो कहाँ पे था? हैदराबाद था। अब जो है तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश का जो है ये अमरावती है। ठीक है, नगोबा यात्रा क्या है? ये 10 दिवसीय फेस्टिवल है, 10 दिवसीय जनजाति महोत्सव है। ठीक है, जनजाति महोत्सव सबको याद रखिएगा कौन से स्टेट के कौन सा जनजाति महोत्सव है। और इसमें इसलिए ये खास है क्योंकि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव है। दूसरा सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव भी तेलंगाना से ही है। ठीक है, इसमें मेन क्या है इस जनजाति महोत्सव में? तो इसमें जो है कोबरा की पूजा की जाती है, वहां के जो कुल देवता लोग मानते हैं, जो लोग डेटी मानते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से नाग की पूजा कर रहे हैं लोग। तो 10 दिन तक ये फेस्टिवल जो है चलेगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस बार जो चैंपियन ट्रॉफी हुआ था वुमेन्स में, उसका खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम ने जो है आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। अभी जो है आईसीसी चैंपियनशिप 2025 जो मेंस का है वो अभी होना बाकी है। वो फरवरी के महीने से शुरू होगा और मार्च तक चलेगा। उस पर ही कुछ विवाद चल रही थी। ठीक है, क्योंकि भारत ने जो है ये सारा का सारा आयोजन आईसीसी मेंस चैंपियनशिप का कहां पे किया गया था? पहले ये किया गया था पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। और भारतीय टीम ने इनकार कर दिया था कि हम पाकिस्तान जाएंगे नहीं खेलने के लिए। तो अब जो है इंडियन वाला जितना भी गेम्स होगा, यानी कि भारत से संबंधित जो भी चैंपियनशिप में होगा आयोजन, वो सब होगा यूएई में और शेष देशों के लिए जो है पाक में होगा। तो 2 जगह पे चैंपियनशिप बढ़ गया है। इस पे ही विवाद था कि रोहित शर्मा पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वहां पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो क्लियर हो चुका है, रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं जाएंगे, किसी भी इनॉग्रेल फंक्शन के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, दूसरा कि जो है अपने जर्सी पे जो है अभी उस पर भी विवाद चल रहा था कि जर्सी पे लिखेंगे कि नहीं पाक का नाम। ठीक है, क्योंकि ये नियम था, एक प्रथा चल रही थी काफी समय से कि जो चैंपियनशिप का होस्ट रहता है उसका नाम जो है जर्सी पे लिखना पड़ता है। ठीक है, उस पे भी जो है अभी तक कुछ कहानी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है उस मैटर पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, 3-4 दिन से ये न्यूज में है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है अमेलिया केर को। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है अमेलिया केर को। अमेलिया केर किस टीम से है? ये न्यूजीलैंड से है। ठीक है, न्यूजीलैंड से है। ठीक है, और
अगर पूछेगा मेंस आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मेंस में किसको दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया। जसप्रीत बुमराह जो है पांचवें खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी जिसको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। किसके बाद? शुरू में मिला था राहुल द्रविड़ को, राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ के बाद मिला सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर के बाद मिला था आर अश्विन को, आर अश्विन के बाद मिला था विराट कोहली को, और विराट कोहली के बाद मिला है जसप्रीत बुमराह को। मेंस में जसप्रीत बुमराह को और वुमेन्स में अमेलिया केर को। ठीक है, अमेलिया केर कहां की है? न्यूजीलैंड की है। ठीक, चलिए ये अमेलिया केर है, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, इनके साथ साथ आईसीसी के फील्ड में आईसीसी का और भी कई सारे अवार्ड है जो हर्षदीप सिंह, स्मृति मंदाना आदि को दिया गया है। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है जसप्रीत बुमराह आईसीसी जो है ये अवार्ड्स मिला है इस साल का। ठीक है, इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि भारत के कौन से वैसे खिलाड़ी हैं जिनको 2 बार आईसीसी ट्रॉफी अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो भारत के जो है विराट कोहली ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 बार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य में औद्योगिक और औषधीय रूप में भांग की खेती को मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो भांग की खेती पहले अनकंट्रोल थी, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी जो है इसकी खेती करता था, और 2000 तक, साल 2000 तक जो है इसकी खेती स्वतंत्र रूप से हिमाचल प्रदेश के इलाके में होती थी। लेकिन इसके बाद जो है कई सारे नियम कानून लाकर प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि ये जो इसमें जो है नशीला गुण होता है। ठीक है, नशे के रूप में लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन भांग का औद्योगिक और औषधीय इंपोर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि भांग के रेशे में क्या होता है? भांग के रेशे का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, कागज बनाने के लिए, पल्प बनाने के लिए, इन सब के लिए किया जाता है। और औषधीय प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग, तो मधुमेह के इलाज में, कैंसर के रोकथाम के लिए, ठीक है, आदि कई रोगों में जो है भांग का यूज किया जाता था। तो इस कारण से हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने औद्योगिक और औषधीय रूप से इसको मंजूरी दे दी है कि आप भांग का खेती कर सकते हैं। लेकिन भांग का खेती करने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप क्यों खेती कर रहे हैं। ठीक है, इसे सरकार के निगरानी में वो चीज रहेगा, और इसका जो है लार्ज स्केल पे उत्पादन नहीं हो पाएगा, पर्सनल कंजप्शन के लिए उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुक्खू। ठीक है, और गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर है शिव प्रताप। ठीक है, गवर्नर है। ठीक है, तो भांग की खेती को कहां पे मंजूरी मिल गया है? हिमाचल प्रदेश में मिल गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला 45वां देश कौन सा बना है? ठीक है, तो मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र जो है WHO से प्राप्त करने वाला अभी है जॉर्जिया। ठीक है, ये 45वां देश बना है जो WHO से मान्यता प्राप्त हुआ है। WHO पूरे दुनिया की जो है सबसे हेल्थ के फील्ड में जो है सर्वोत्तम बॉडी है, मेन नोडल बॉडी है। ठीक है, मेन बॉडी है WHO। ठीक है, 1948 में जो है इसका गठन किया गया था। अभी जो इसके चीफ हैं WHO के वो है टेड्रस एडनम घेब्रेयेसस। टेड्रस एडनम टेड्रस एडनम घेब्रेयेसस। ठीक है, अभी चीफ है और WHO के 7 अप्रैल 1948 से जो है इसने काम करना शुरू किया, इसलिए 7 अप्रैल को हर साल क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है WHO के ही, और इसको ऑनर करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी देश कोई भी रोग से मुक्त प्राप्त होता है, मुक्ति ले लेता है, उसके बाद WHO से उसको प्रमाणन लेना पड़ता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा कि भारत के पास ये सर्टिफिकेशन है कि नहीं, तो भारत मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है।
ठीक है, अनऑफिशियली भी नहीं और अनऑफिशियली नहीं हुआ तो प्रमाण पत्र भी नहीं ले सकता है। ठीक है, अगर मलेरिया की बात करें, मलेरिया तो भारत में जो सबसे मेन पैरासाइट जो है मलेरिया का पी विवैक्स है, और जानते ही मादा एनोफ्लेज मच्छर से जो है ये काटने से इसका प्रसार होता है, मलेरिया का प्रसार होता है। भारत में पी विवैक्स जो पैरासाइट है वो काफी कॉमन है, उससे ही जो मलेरिया का प्रसार होता है। ठीक है, चलिए जॉर्जिया की अगर हम बात करें तो जॉर्जिया आप देख सकते हैं रसिया के ठीक नीचे आता है। ठीक है, ये जो है जॉर्जिया का इलाका है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जॉर्जिया किस समुद्र के किनारे है, तो ये ब्लैक सी के बगल में जो है जॉर्जिया आता है। ठीक है, याद रखिएगा रसिया के ठीक नीचे आता है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मिखाइल कलाशनिस्लेव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस वर्ष तक WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बाय विच ईयर हैज इंडिया सेट ए टारगेट टू रिसीव ए मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO? ठीक है, तो भारत ने जो है 2030 तक ये टारगेट किया है कि हम 2030 तक जो है WHO से सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो उस सर्टिफाइड होने के लिए पहले केस को कम करना पड़ेगा। तो 2027 तक का टारगेट है कि 0 केस होना चाहिए, यानी कि हम 2027 तक मलेरिया के केस को 0 कर देंगे और 2030 में जो है WHO से मान्यता प्राप्त कर लेंगे, WHO से सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, किसके लिए? तो मलेरिया फ्री के लिए। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है अब तक कितने देशों ने WHO से मलेरिया फ्री के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है? तो 45 देश ने जो है अभी तक मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है WHO से। भारत ने नहीं किया है, भारत ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और जो रिसेंट जो देश है वो कौन सा है? जॉर्जिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। WHO के बारे में जाने गए, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए भारत में शहीद दिवस जो है साल में 2 बार होता है। पहला शहीद दिवस जनवरी के महीने में ही होता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑनर देने के लिए जो लोग देश के लिए शहीद हुए, और मेनली इसमें 30 जनवरी को क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जो है अपने जीवन के अंतिम क्षण में कहां पे थे, तो बिरला हाउस में रहते थे। बिरला हाउस नई दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में रहते थे। ठीक है, और यहीं पे जो है 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, तो उन्हीं का उनका जो जीवन देश के लिए बलिदान हुआ है, समर्पित हुआ है, उन्हीं के याद में जो है भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत कहना आसान है कि गांधी जी ने क्या किया था देश के लिए, नहीं किया था, लेकिन जिस समय जो डिमांड था देश का, जो रेवोल्यूशन होना चाहिए था देश में, उसको पूरा करने का काम महात्मा गांधी ने किया है। तो किसी की भी जो है ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी पे ये डिबेट करना चाहिए कि उनका क्या योगदान है। उनका योगदान बताने का भी जो है किसी में इतना वो नहीं है, कैपेबल नहीं है कि उनके योगदान को दर्शाया जा सके। ठीक है, उनकी हत्या जो हुई थी, उनकी हत्या से पहले भी उन पे कई बार अटैक्स हुए थे, और सरकार को आवश्यकता है कि उन फाइलों को खुलवाए जिसमें महात्मा गांधी की हत्या के बारे में, उन पे अटैक्स के बारे में जिक्र किया गया है कि आखिर जब 10 दिन पहले उन पे अटैक हुआ था तब सरकार की तरफ से क्यों नहीं एक्शन लिया गया था उनके बचाव के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें डिबेट की हैं। खैर, हम 30 जनवरी को किस रूप में मानते हैं, तो मार्टायर्स डे के रूप में मानते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा शहीद दिवस है, ठीक है, 23 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से किन्हें फांसी दी गई थी? 23 मार्च को भी जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को भी जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है 3 लोगों को फांसी हो गई थी। कौन कौन? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, तीनों को जो है फांसी दी गई थी। कब? ठीक है, तो इसमें आंसर होगा जाएगा भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह जो है ये लोग जब लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी लाठीचार्ज के दौरान, तो एस्कॉट ने जो तत्कालीन एसपी था उसने आदेश दिया था, तो भगत सिंह वाले ग्रुप ने प्लान बनाया था कि हम एस्कॉट का मर्डर करेंगे, लेकिन गलती से जो है
ये सॉन्डर्स की हत्या हो गई थी, ठीक है, और साथ में एक सिपाही भी था जो भारतीय था, उनकी भी हत्या हो गई थी। तो इसी केस में जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी, साथ में राजगुरु और सुखदेव भी थे। 24 मार्च को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले शाम को 7:30 बजे ही जो है अंग्रेजों ने डर से फांसी दे दी थी लाहौर जेल में, ठीक है, लाहौर जेल में, जिस कारण से जो है, और 23 मार्च को ही जो है भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भगत सिंह शर्मान ने जो है सर्वोच्च बलिदान किए थे इस देश के लिए, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 लोग थे। चलिए अगला देखते हैं, 2025 में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड में जो है विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी, ठीक है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, जो जनवरी का अंतिम रविवार होता है उसमें जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो कुष्ठ दिवस मनाया जाता है वो 30 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग की अगर बात करें तो कुष्ठ रोग जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। कुष्ठ रोग का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, ठीक है, ये मेन काउज है कुष्ठ रोग का। तो इसमें क्या होता है, कई सारे वो फोड़े टाइप के हो जाते हैं और भी कई सारे सिम्टम्स है। तो पूरी दुनिया में इस रोग के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए जो है 30 जनवरी को और या जनवरी के आखिरी रविवार को जो है कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, ताकि पूरी दुनिया में इसके प्रति अवेयरनेस हो। लोग जो हैं इनके जो भी लोग ग्रस्त है इस चीज से, उनसे घृणा नहीं करे किसी प्रकार का, ठीक है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है मनाया जाता है भारत में 30 जनवरी को और पूरी दुनिया में जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या इसके एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया गया है। तो पूरा सेशन कंप्लीट कीजिए इत्मीनान से पीडीएफ डाउनलोड करके और एक एक प्रश्न का खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। ये आपके डेली रूटीन में होना चाहिए कि जो आप सेशन कंप्लीट करें 15 से 16 क्वेश्चन आप एक करंट अफेयर का वीडियो उठा के देखिएगा, उसमें से 50 से 60 फैक्ट्स जो है आपको मिल जाएंगे। और करंट अफेयर ऐसा चीज है जो रिपीट होता रहता है, बार बार ये न्यूज में आती रहती है, तो आपको भी इसमें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस पर डे करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट कीजिए, पीडीएफ से जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, आपका रिपीटेशन भी होगा, रिवीजन भी होगा और ये चीजें तैयार भी होंगी और एग्जाम के लिए आपका एक सॉलिड बेस बनेगा आपकी सफलता के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।